tremendous reputation during his lifetime, and for some decades after his death, he was so bitterly attacked during the 19th century that it was doubted whether Pope was a poet at all. मतलब कैसा वो जो पोप था उसने बहुत ही ज़्यादा ट्रिमेंडियस रेपुटेशन को एंजॉय किया था जब वो जिंदा था। मगर उसकी मौत के बाद उसको बुरी तरह से अटैक किया गया था 19th सेंचुरी के, और हत्या के इस बात पे भी शक हो गया था कि वो शायद था या नहीं। मतलब कि उसके एनिमीज ने इस हद तक उसकी जो बुराई थी वो की थी। बट इन 20th सेंचुरी, लेकिन 20वीं सदी में the reaction subsided, and now it is admitted by great critics that though much that Pope wrote is prosaic, not of a very high-end order, yet a part of his poetry is undoubtedly indestructible. लेकिन जो 20वीं सदी थी उसके बाद ये साबित हो गया था जो पोप था वो ना सिर्फ बल्कि एक अच्छा प्रोज राइटर था, बल्कि जो उसकी पोइट्री थी वो इंडेस्ट्रक्टिबल थी, मतलब किसी शक के बगैर वैसी थी कि उसको तबाह नहीं किया जा सकता था। He is the supreme master of epigrammatic style of condensing an idea into a line or couplet. Of course, the thoughts in his poetry are commonplace, but they are given the most appropriate and perfect expression. हम देख सकते हैं कि जो उसकी पोइम्स थी, पोइट्री थी, वो आम जगहों के बारे में थी। उसमें जो बताई गई थी जगह वो आम थी, लेकिन उसने एक्सप्रेशन अपने बताए थे वो बहुत ही परफेक्ट थे और अप्रोप्रिएट तरीके से बताए गए थे। द रिजल्ट इज दैट मैनी ऑफ देम हैव बिकम प्रोवर्बियल सेइंग्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। फॉर एग्जाम्पल, हु शैल डिसाइड when doctors disagree? Thou wert my guide, philosopher, and friend. Now then, there thyself presume not God to sin. The proper study of mankind is man, hope spring eternal in the human breast. Man never is, but always to be blessed. Minor poets of the age of Pope. During his age, Pope was by far the greatest of all poets. And there were a few minor poets: Matthew Prior, John Guy, Edward Young, Thomas Pemmel and Lady Winchilesa. हम पहले पढ़ेंगे मैथ्यू प्रेयर को। अब ये क्या है, जो अलेक्जेंडर पोप था ये मेजर था, और जो ये अब हम पढ़ने जा रहे हैं ये क्या है, माइनर है। अच्छा, इसका लाइफ स्पैन था 1664 to 1721। Who was a diplomat and active politician, wrote two long poems. ये डिप्लोमेट और एक एक्टिव सियासतदान था जिसने ये दो पोइम लिखी थी, लॉन्ग पोइम थी। सोलोमन ऑन द वैनिटी ऑफ द वर्ड एंड अल्मा और द प्रोग्रेस ऑफ द माइंड। अब जो ये दो लॉन्ग है, ये जो पोइम है, ये दो लॉन्ग पोइम है किसकी, मैथ्यू प्रेयर की। दीज आर सीरियस पोइम, मतलब कि इसमें कोई कॉमेडी नहीं है, कोई ट्रेजिडी, आई थिंक दीज आर ट्रेजिडी पोइम। तो ये क्या है, सीरियस पोइम है। बट द रेपुटेशन ऑफ प्रियर रेस्ट on light verse, dealing with trifling matters. He is not merely a light-hearted jester, but a true humanist. मतलब कि वो नरम दिल वाला जस्टर नहीं था, लेकिन वो एक अच्छा इंसान था। मतलब कि इंसानियत को बताने वाला, इंसानियत के बारे में बताने वाला था। विद सेंस ऑफ टीयर्स एज वेल एज लाफ्टर, उसने इसको साबित किया था टीयर से भी, आंसू से भी और हंसी मजाक से भी। इन सीन इन द लाइन्स रिटन इन द बिगनिंग ऑफ मैजीरेज हिस्ट्री ऑफ फ्रांस। अब अगर आपको इसकी अगर इसको एक्सप्लेनेशन चाहिए इस जो मैथ्यू प्रेयर था इसकी, तो आप यूट्यूब से या किसी और वेबसाइट से हिस्ट्री ऑफ फ्रांस पढ़ सकते हैं। Again, John Guy, 1685 to 1732, is the master of vivid description or rural scenes as well as the delights of the town. यह कहता मास्टर था विविड डिस्क्रिप्शन का, और जो रूरल सीन थे उनका एज वेल डिलाइट ऑफ द टाउन, मतलब कि जो उसका टाउन था उसकी खुशी भी थी। लाइक प्रियर की तरह ही इज़ फुल ऑफ ह्यूमर एंड गुड टेम्पर, ये भी ह्यूमर से माला माल था और गुड टेम्पर से। एज आ राइटर ऑफ लिरिक्स, ये क्या था, ये लिरिक्स लिखता था। एंड इन द हैंडलिंग ऑफ अ कपलेट, और कपलेट को कैसे हैंडल किया जाता था इससे बेहतर कोई नहीं जानता था। ही शोज कंसिडरेबल टेक्निकल स्किल,
उसने जो टेक्निकल स्किल थी उसको भी कंसिडरेबल शो किया था। हिज बेस्ट नोन वर्क आर, जो उसके बहुत ही ज़्यादा फेमस वर्क थे वो था रूलर स्पोर्ट, ट्राइविया और द आर्ट ऑफ वॉकिंग द स्ट्रीट ऑफ लंदन, ब्लैक आइड, सुसान एंड सम फेबल्स। आगे हम पढ़ेंगे प्रियर एंड गे, मतलब कि दोनों को जो इकट्ठा काम था वो क्या था, अवर द फॉलोअर्स ऑफ पॉप। ये दोनों ये थे उसको पॉप के फॉलोअर्स भी कह सकते हैं और स्टूडेंट भी कह सकते हैं। And after Pope, they are the two excellent guides of to the life of 18th century London. पॉप के बाद ये जो दो थे ये एक्सलेंट गाइडलाइन कह सकते हैं इसको, या एक्सलेंट गाइड्स थे किन के लिए, 18th सेंचुरी लंदन के लिए। द अदर माइनर पोएट्स एडवर्ड यंग, थॉमस पेनल एंड लेडी विशनेसा belonged more to the new romantic spirit than to the classical spirit in their treatment of external nature, though they were unconscious of it. Now, Lady Mary Wortley Montagu is perhaps the best known of the many women poets of the time. ये जो लेडी है ये क्या है, जो बहुत ही ज़्यादा जाने जाने वाली है, बहुत अच्छी जो वुमेन पोइट है उनमें शामिल है। शी वॉज अ फ्रेंड एंड लेटर एन एनिमी ऑफ पॉप। पहले ये क्या थी, ये जो अलेक्जेंडर पॉप था उनकी दोस्त थी, लेकिन बाद में उनकी दुश्मन बन गई। शी वॉज वेल नोन फॉर हर लेटर्स, वो क्या जानी जाती थी अपने लेटर्स की वजह से, फ्रॉम टर्की एंड फ्रॉम यूरोप, जो उन्होंने टर्की और यूरोप से लिखे। बट हर पोइट्री इज़ फेमस टू, लेकिन जो उसकी पोइट्री थी वो भी ज़्यादा फेमस थी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लेटर्स ही थे, बल्कि उनकी पोइट्री भी बहुत फेमस थी। इट वॉज शी हु टोल्ड पॉप दैट, ये वो थी जिन्होंने पॉप को बताया था, सटायर शुड लाइक अ पॉलिश्ड मेजोरकीन wound with a touch that scarcely felt or seen. Another woman poet, Mary Leaper, died at the age of only 24 but left some remarkable poems which were influenced by Pope and were published after her death with Richardson encouragement. एक अदर वुमेन पोइट है जिनका नाम है मैरी लीपर, जो कि 24 की उम्र में वफात पा चुकी थी, लेकिन उनकी जो पोइम्स है वो बहुत ही रिमार्केबल थी और जो पब्लिश की गई थी उसकी डेथ के बाद रिचर्डसन की इंकरेजमेंट पर। नेक्स्ट है एडवर्ड यंग। एडवर्ड यंग का जो लाइफ स्पैन था वो था 1683 to 1765। इन हिज यूनिवर्सल पैशंस शोड हिमसेल्फ एज स्किलफुल एंड सेटरिस्ट एज पॉप। जो एडवर्ड यंग की जो ये पोइम थी यूनिवर्सल पैशन, ये क्या था, उसको साबित करता था एक स्किलफुल सेटरिस्ट जैसा कि पॉप था। His best known work is the Night Thoughts, which written in a blank verse shows considerable technical skill and deep thought. जो उसका वर्क था नाइट थॉट वो ब्लैंक वर्स में लिखा गया था। अब ब्लैंक वर्स क्या है उसके लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें हम फ्री वर्स और ब्लैंक वर्स को डिस्कस करेंगे। सो अभी के लिए जो नाइट थॉट थी वो क्या थी, एक बहुत ही टेक्निकल और डीप जो थॉट थी उसका काम बताया जाता था। थॉमस पैरनल, इनका लाइफ स्पैन है 1679 to 1718। एक्सेल्ड इन ट्रांसलेशन, मतलब कि उनको ट्रांसलेशन में ज़्यादा महारत हासिल थी। हिज बेस्ट नोन वर्क्स आर द नाइट पीस ऑन डेथ एंड हाइम टू कंटेंटमेंट, विच हैव अ फ्रेशनेस ऑफ आउटलुक एंड मेट्रिकल स्किल। अब हम बात करेंगे लेडी विशलेसा की। लाइफ स्पैन कितना है, 1660 to 1725। दो अ फॉलोवर ऑफ पॉप, ये भी पॉप की फॉलोवर थी। शोड मोर सिंसियरिटी एंड जेन्युइन फीलिंग फॉर नेचर देन एनी अदर पोइट ऑफ दैट एज। इन्होंने जो सिंसियरिटी, जो जेन्युइन फीलिंग कुदरत थी उसके लिए दिखाई थी, वो कोई भी पोइट नहीं दिखा पाया उस एज की। हर नॉक्टर्नल रिवरी may be considered as the pioneer of the nature poetry of the new romantic age. आगे है जेम्स थॉमस, रॉड द सीजन 1726 to 30। अब इनका जो लाइफ स्पैन है वो नहीं बताया गया, कि ये बताया गया कि जो पोइम लिखी थी द सीजन वो कब लिखी थी, 1726 to 30, मतलब कि इन 4 सालों में ये पोइम लिखी गई और पब्लिश की गई। अ लॉन्ग ब्लैंक वर्स नेचर पोइम, एक लॉन्ग ब्लैंक वर्स की नेचर पोइम थी। इट कैन बी सीन एज द फर्स्ट पोइम ऑफ इट्स काइंड, इस काइंड की ये सबसे पहली पोइम लिखी गई थी एंड वाज वेरी पॉपुलर फॉर वेल ओवर अ सेंचुरी, ये 1 सेंचुरी तक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर रही थी।
Several poets followed Gray's return to village life and the values of the countryside, which were being lost as the Industrial Revolution and the Agricultural Revolution forced many people to move from the country to city. To sum up, the poetry of the age of pop is not of a high order, but it has distinct merits: the finished art of its satires, the creation of a technically beautiful verse, and the clarity and successness of expressions. जो बी पार्ट है उसका है, पहले हमने पोइट्री पढ़ी थी, अब हम पढ़ेंगे प्रोज ऑफ द एज ऑफ पॉप। विद द ग्रोथ ऑफ न्यू मिडिल क्लासेस, जैसे कि नई मिडिल क्लासेस की ग्रोथ हुई थी, देयर वाज एन इंक्रीजिंग डिमांड फॉर द प्रिंटेड वर्ड। तो जो प्रिंटेड काम था उसके लिए भी डिमांड बढ़ती गई, एंड राइटिंग बिकम अ प्रोफेशन। तो उसके बाद क्या हो गया था, राइटिंग थी वो लोगों ने प्रोफेशन बना दिया गया था। ऑथर्स वर नाउ प्रोफेशनल। जो पहले ऑथर थे वो लिखते थे अपने लिए, लेकिन जो अब ये प्रोज था ना, और जो अब ये एज ऑफ पोप थी, उसमें जो ऑथर्स थे वो प्रोफेशनल बन चुके थे, फुल टाइम राइटर्स। पूरा दिन वो लिखते रहते थे, नॉट ओनली ऑफ बुक्स और प्लेज, मैनी फेमस न्यूज़पेपर एंड मैगजीन वाज स्टार्टेड एट दिस टाइम। मतलब कि जो न्यूज़पेपर्स थे और जो मैगजीन्स थी वो इस वक्त में लिखना या शाया होना शुरू हुई थी। एंड मोस्ट ऑफ द ग्रेट राइटर्स ऑफ टाइम वर आल्सो जर्नलिस्ट। जो उस वक्त के ज़्यादा ग्रेट राइटर्स थे वो भी एक सहाफ़त उन्होंने शुरू कर दी थी। डैनियल डेफो फॉर एग्जाम्पल वर्क फॉर बिजनेस मैगजीन बिफोर ही स्टार्टेड राइटिंग हिज नावल्स। डैनियल डेफो है वो बहुत ही अजीम एक नावल निगार हैं, लेकिन उन्होंने नावल निगारे से पहले ही बिजनेस मैगजीन लिखना शुरू की थी। अदर राइटर्स बिकम मोर फेमस फॉर देयर जर्नलिज्म देन देयर बुक्स और प्लेज। जो बाकी जो राइटर्स हैं वो फेमस हुए ना कि उनके प्लेज और किताबों से, बल्कि जर्नलिज्म की बिना पर। द ग्रेट प्रोज राइटर ऑफ द एज ऑफ पॉप वर डेफो, एडिसन, स्टील एंड स्विफ्ट। द प्रोज ऑफ दिस पीरियड एग्जिबिट द क्लासिकल क्वालिटीज, क्लियरनेस, विगर एंड डायरेक्ट स्टेटमेंट। सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं डैनियल डेफो को, जिसका लाइफ स्पैन था 1661 to 1731, is the earliest literary journalist in the English language. He wrote on all sort of subjects, social, political, literary, and brought out 250 publications. उन्होंने हर तरह के काम पे लिखा, सोशल भी लिखा, पॉलिटिकल भी लिखा, लिटरेरी भी लिखा, और 250 से ज़्यादा शाया होने वाली इनकी कुतब, इनकी प्लेज जो थे, इनके ड्रामे थे, वो उन्होंने शाया किए थे। He owes his importance in literature, however, mainly to his works of fiction, which were simply the offshoots of his journalistic enterprises. As a journalist, he was fond of writing about the lives of famous people who had just died. एक जर्नलिस्ट के तौर पर उन्होंने बहुत, उनको शौक था कि वो उन लोगों के बारे में लिखें जो कि अभी अभी, जो फेमस पीपल थे जो कि अभी अभी फौत हुए थे। एंड द एंड ऑफ नोटोरियस एडवेंचर एंड क्रिमिनल्स। एट द एज ऑफ 60 ही टर्न हिज अटेंशन टू अ राइटिंग ऑफ प्रोज फिक्शन। मतलब कि 60 साल की उम्र में जब उनकी अटेंशन थी वो प्रोज की तरफ मुतवज्जा हुई। एंड पब्लिश हिज फर्स्ट नावल रोबिन्सन क्रूजो। तो जिन्होंने फर्स्ट नावल रोबिन्सन क्रूजो लिखा था, जो कि किसकी ये इंस्पायर्ड था, एक एडवेंचर था उसकी बिना पर। द बुक ऑफ विच इज़ यूनिवर्सली नॉन, इट वाज फॉलोड बाय अदर वर्क्स ऑफ फिक्शन। ये जो रोबिन्सन क्रूजो है ये यूनिवर्सली नॉलेज था, लेकिन इसको हम कुछ बुक्स में इसको ये कहा जाता है कि रोबिन्सन क्रूजो है वो फर्स्ट नावल था, मतलब कि इंग्लिश का फर्स्ट नावल। लेकिन किसी जगह पे इस बात को झुटलाया भी गया है। इट वॉज फॉलोड बाई अदर वर्क्स ऑफ फिक्शन, द मेमोइर्स ऑफ कैवलियर, कैप्टन सिगल्टन, मॉर्ड फ्लैंडर्स, कॉलोनल जैक, रेक्सोना एंड जनरल ऑफ द प्लेग्यूयर। In his works of fiction, Defoe gave his story an air of reality and convinced his reader to the authenticity. That is why they are appropriately called the Sir Leslie Stephen, as fictional biographies or history minus the facts. All Defoe fictions are written in biographical form. अब है जोसेफ एडिसन। इनका लाइफ स्पैन था 1672 to 1719, एंड सर रिचर्ड स्टील 1672 to 1729।